सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और आज इस देश में सत्य की बहुत बड़ी जीत हुई है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर 440 वोट का झटका दिया है। इतना खतरनाक झटका भाजपा के लोगों को मिला है कि आज का दिन ये भूल नहीं पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए कांग्रेस को बड़ी जीत दी है, बड़ी राहत दी है। और क्या कुछ कहा है वो सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही एक और रिपोर्ट बताऊंगी, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ ही मामला है और इन मामलों में आपको खुद तय करना है कि कैसे फैसले सुनाए जाते हैं, कैसे फैसले सुनाए गए हैं, जिसके बाद कानून पर एक बार फिर से लोगों का विश्वास जो है, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का विश्वास जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। कानून सबके लिए बराबर होता है दोस्तों। संविधान की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति को देखकर फैसला नहीं दिया जा सकता है, बल्कि कानून का जो रखवाले हैं वो सत्य पर ही अपना फैसला दे। लेकिन कुछ ऐसे मामलों में ऐसी कोताही बरती गई है जिस पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज का ऐतिहासिक फैसला जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, और ये सुर्खियां वो है दोस्तों जहां पर बीजेपी को सीधे तौर पर बीजेपी के मुख्यमंत्री को भयंकर झटका लगा है। जो कह रहे थे कि पवन खेड़ा को पवन बेड़ा बना देंगे, उसी पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत दी गई है। और कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है वो सब कुछ एक एक करके बताऊंगी। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। आज का दिन कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े जश्न के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा दर्ज मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के मामले में शर्तों के साथ अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट के जरिए दे दिया गया है। असम पुलिस ने ये एफआईआर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की शिकायत पर दर्ज की थी। अदालत ने गुवाहाटी हाई कोर्ट को उस आदेश को रद्द करने को कह दिया जिसमें पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की बात कही गई थी। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एस चंद्रकर की बेंच ने कहा है कि मामला, जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामले में लगाए गए आरोप जो है वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित लगते हैं। अदालत ने जोर देकर कहा कि किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जी हाँ, किसी की भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, खासकर जब मामला राजनीतिक रंग लिए हुए हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि वर्तमान मामले में आरोप और प्रत्यारोप पहली नज़र में ही राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतीत होता है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का शिकार है, ना ही ऐसी स्थिति का खुलासा करते हैं जिसके लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली है दोस्तों और पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। शर्तें ये है कि जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा, सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, बिना अदालत की अनुमति भारत छोड़कर भी नहीं जाया जाएगा। अदालत ने साफ कहा है कि आदेश केवल अग्रिम जमानत से संबंधित है और आपराधिक मामलों की मेरिट पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से तय होगी। पवन खेड़ा ने कुछ समय पहले दोस्तों, आपको याद होगा, जब असम में इलेक्शन हो रहा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया था कि रिंकी भुइयां, जो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी है, रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई विदेशी पासपोर्ट है और उनके विदेशों में पैसे लगे हुए हैं। उन्होंने कुछ दस्तावेज और पासपोर्ट की तस्वीरें भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी। रिंकी भुइयां शर्मा ने इस पर शिकायत की कि ये आरोप झूठे हैं और दस्तावेज फर्जी हैं। असम पुलिस ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की और इसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगाई गई। इनमें चुनाव से जुड़े झूठे बयान, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करना, जानबूझकर अपमान करना और मानहानि जैसे तमाम आरोप शामिल थे।
पवन खेड़ा की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है जो पहले से ही जांच एजेंसी के पास है, इसीलिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बयान राजनीतिक प्रचार के दौरान दिए गए थे। असम सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए दस्तावेज जाली पाए गए हैं और उनकी उत्पत्ति का पता लगाने और तथ्य को शामिल करने के लिए पहचान के तमाम ज़रूरी चीज़ों को हिरासत में लेना ज़रूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तमाम दलीलों को खारिज करते हुए अग्रिम जमानत दे दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि 7 अप्रैल को असम पुलिस ने दिल्ली में पवन खेड़ा के आवास पर छापेमारी की थी, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। फिर 10 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। उसके बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इनकार कर दिया था और खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा था। फिर 24 अप्रैल को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि खेड़ा की हिरासत में पूछताछ करनी जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि उन्हें दस्तावेज किसने दिए। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर आरोप केवल मुख्यमंत्री पर होते तो इससे राजनीतिक बयानबाजी कहा जा सकता था, लेकिन उन्होंने एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीट लिया है। फिर आया दोस्तों आज का दिन, यानी कि 1 मई मजदूर दिवस। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए शर्तों के साथ पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को मंजूर कर ली। मामला राजनीतिक बताकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर पवन खेड़ा को कहा कि आपको कुछ शर्तों के साथ जमानत दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत ज़रूरी मामले हैं, वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। खासकर हेट स्पीच का मामला आपको याद होगा कि कैसे हमारे देश में लगातार भाजपा के नेताओं के जरिए, भाजपा से जुड़े हुए लोगों के जरिए दिए गए, लेकिन उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए फैसला आया है वो मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को नफरती भाषण से संबंधित याचिकाओं पर विस्तृत फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने स्पष्ट किया कि मौजूदा आपराधिक कानून नफरत भरे भाषणों से निपटने के लिए पर्याप्त है। अदालतें नई अपराध की परिभाषा नहीं बना सकती है और ना ही विधेयिका को कानून बनाने के लिए मजबूर कर सकती है। हेट स्पीच से जुड़ी याचिका लंबे समय से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कई इस देश के कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने कई चर्चित नफरत भाषणों के मामले को खारिज कर दिया। ये वर्षों से सुर्खियों में थे दोस्तों, लेकिन आज तक इस पर फैसला नहीं आया और जब आया तो इन मामलों को खारिज कर दिया गया। सातों मामले तथ्य समय बीतने के कारण अप्रासंगिक और इनके आधार में प्रक्रिया की कमी के कारण इन केसों को बंद कर दिया गया। इनमें मुख्य याचिका एडवोकेट और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ एवं अन्य थी। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि कोरोना जिहाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। आरोप था कि सोशल मीडिया पर इस्लाम को लेकर कैसे कोरोना वायरस को जिहाद से जोड़ते हुए हैशटैग और नफरती सामग्री का जोरों शोरों से प्रचार किया गया था। महामारी के दौरान मुस्लिम समुदाय की धार्मिक पहचान, उनकी भावनाओं का अपमान करने का पूरा ठेका जो है गोदी मीडिया और कई लोगों के जरिए किया गया था। सबसे पहला मामला तेलंगाना हाई कोर्ट में शुरू हुआ। कोर्ट ने पूरे भारत में राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मुद्दा खुद ब खुद सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट का अब इस पूरे मामले पर फैसला आया और बताया कि समय बीतने के साथ शिकायत की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स बदल चुके हैं, इसलिए आगे की सुनवाई ज़रूरी नहीं है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के दौरान तबलीगी जमात को लेकर भी सोशल मीडिया पर घटिया कंटेंट और पोस्ट जो है वो रिलीज़ किया गया था। ये उस वक्त की बात है दोस्तों जब 2019 के दौरान कोरोना वायरस आया था, तो निज़ामुद्दीन मरकज़ घटना के बाद मीडिया ने भ्रामक और सांप्रदायिक कवरेज किया था और इसमें कई रिट याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई थी। कोर्ट का फैसला अब इस पूरे मामले में आते हुए कहा गया कि कई प्रार्थनाएं महामारी काल से जुड़ी थी जो अब बीत चुकी है और मीडिया रेगुलेशन के मुद्दे मौजूदा वैधानिक तंत्र से निपटा जाए। वहीं यूपीएससी जिहाद जैसा मामला भी कैसे हमारे समाज में फैलाया गया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामुदायिक भाषण से निपटने के लिए पहले आपराधिक प्रावधान मौजूद है। अदालतें समांतर रेगुलेशन ढांचा
नहीं बना सकती है। राहत मौजूदा कानून के तहत मांगने का विषय है। वहीं हरिद्वार और दिल्ली में धर्म संसद होकर किस तरीके से मुसलमानों के नरसंहार की बातें की गई थी, धर्म संसद के नाम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर हिंसा भड़काने वाले भाषण तक दिए गए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर मौजूदा कानूनी ढांचा पर्याप्त नहीं है। अदालतें हर मामले में निरंतर निगरानी नहीं रख सकती है, ऐसा बोलकर इस पूरे मामले को खारिज कर दिया गया। वहीं भाजपा के नेता नीतीश राणे का भाषण आप सोशल मीडिया पर निकाल कर देखेंगे तो भरा पड़ा है। मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए दिए गए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता ने उपलब्ध कानूनी उपाय यानी कि पहले पुलिस के पास जाना फिर मजिस्ट्रेट का पालन नहीं किया, इसीलिए असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं हो सकता है और इस मामले को भी खत्म कर दिया गया। आपको बता दूं दोस्तों कि अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ भाषण नहीं दिया है, सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। देश के गद्दारों को ब्ला ब्ला ब्ला, गोली मारो जैसे भाषण इन लोगों के जरिए दिए गए। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भाषणों में उत्तेजक नारे और बयान जो है अनुराग ठाकुर के जरिए दिए गए थे, जो समुदायों के बीच दुश्मनी और हिंसा को बढ़ावा देने वाला था। और इस मामले में विंदा करा जो सीपीआई की नेता है, उन्होंने शिकायत भी की थी। लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पष्ट कहा है कि 156(3) के तहत जांच के निर्देश के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं है। लेकिन तथ्यों की जांच के बाद पाया गया कि भाषण की सामग्री, वीडियो वगैरह में कोई भी संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। भाषण किसी विशिष्ट समुदाय को निशाना बनाते हुए आपराधिक दायित्व नहीं पैदा करता है, इसीलिए जांच का निर्देश देने का आधार नहीं बनता है। इस फैसले से नफरत भाषण से संबंधित कई पुराने मामले समाप्त हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है कि कानून प्रवर्तन मौजूदा प्रावधानों के माध्यम से होना चाहिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को ही बंद कर दिया है। अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल होने के बाद इन्हें खुली छूट दी गई है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर सवाल आम लोगों का, इस देश के मुसलमानों का खड़ा हो रहा है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।